Hello everyone. So in today's lecture, we are going to discuss one more new topic of your chapter number 13, and the topic name is responses to abiotic factors. Okay. So in last 3 lectures, we had covered abiotic factors 4, जैसे कि temperature, soil, water and light. Okay, now what are the responses about this abiotic factors of an organism? तो उसके बारे में आज हमें स्टडी करना है. तो पहले थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो इसके बारे में देख लेते हैं, देन आफ्टर द रिस्पॉन्सेस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन इस लेक्चर में भी हम 4 टॉपिक है, शॉर्ट 4 सब टॉपिक्स है इसके. सो 2 वी विल कवर टुडे एंड द 2 इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो दैट इज हाउ वी विल डिवाइड दिस होल टॉपिक इन 2 लेक्चर्स. ओके, सो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन एंड 2 टॉपिक्स, एंड देन इन नेक्स्ट लेक्चर अनदर 2 टॉपिक्स. ओके, so let's start with this topic. So having realized that the abiotic conditions of many habitats may vary drastically in time, so we now ask, how do the organisms living in such habitats cope or manage with stressful conditions? तो जैसे कि हमें पता ही है कि ऐसा नहीं है कोई हैबिटाट है उसमें वेदर वगैरह है, जो भी एबायोटिक फैक्टर्स जिसे हम बोलते हैं वो सिमिलर ही रहेंगे थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द ईयर, राइट? दैट इज नॉट पॉसिबल. सो अकॉर्डिंग टू द सीजन्स, टेम्परेचर, देन एयर, ह्यूमिडिटी, दिस ऑल में वेरीज. सो द क्वेश्चन कैन बी अराइज कि वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे कि मान लो समर का टेम्परेचर है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, सो व्हाट विल हैपन इन द विंटर? सो वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनको अभी जैसे ही टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो उसमें वो कैसे अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे. सो दैट आर ऑल एडेप्टेशंस है, उसके बारे में हमें आज डिस्कशन करना है कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स है वो सर्वाइव कर पाते हैं इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स, राइट? क्योंकि हैबिटेट का एनवायरमेंट सिमिलर तो रहेगा नहीं कभी भी, वो बार बार चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द सीजन्स. तो उस चेंजिंग एनवायरमेंट में कैसे मेंटेन करते हैं अपने बॉडी को ये सारे ऑर्गेनिजम्स है वो. Okay, so one would expect that during the course of millions of years of their existence, many species would have evolved a relatively constant internal environment that permits all biochemical reactions and physiological functions to proceed with maximal efficiency and thus enhance the overall fitness of the species. So now what does it mean? तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जैसे कि सालों से, बरसों से ये जो चेंजेस हुए हैं, इवोल्यूशन हुआ है सारे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में, राइट? तो उसकी वजह से ये सर्वाइव कर पा रहे. और ये इवोल्यूशन उसको कौन सा चेंजेस देता है? सो जैसे कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स है, वो अपने बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट यानी इनसाइड द बॉडी, अंदर का जो टेम्परेचर होता है बॉडी का, वो मेंटेन कर पा रहे किसी ना किसी तरह से. सो वेदर इट इज अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन और बायोकेमिकल रिएक्शंस, कोई भी तरह से, बट उनका बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर वगैरह है वो मेंटेन रह रहा है, चाहे बाहर कुछ भी हो, ठंडी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो टेम्परेचर में. और उसी की वजह से शायद उनका बॉडी है वो मैक्सिमल एफिशिएंसी से काम कर पा रहा है, यानी फंक्शन प्ले कर पा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली दैट स्पीसीज कैन सर्वाइव. तो ये हम मान के चीज ये चल सकते हैं, एंड ऑब्वियसली इट इज अ ट्रू, बट ये हम सोच भी सकते हैं कि कुछ ऐसा होता होगा तभी जाके वो सर्वाइव कर पा रहे, अदरवाइज कैसे, राइट? कभी 50 डिग्री सेल्सियस है, कभी 4 डिग्री सेल्सियस है, कभी -1 भी है. सो हाउ दे कैन सर्वाइव? सो वी कैन से दैट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर वो मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, चाहे बाहर कुछ भी हो. अभी कैसे कर रहे वो हम इधर अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये हम इतना, ये एक सेंटेंस है वो तो सोच ही सकते हैं कि कुछ भी हो, बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर ये ऑर्गेनिजम्स मेंटेन कर पा रहे हैं तभी दे कैन सर्वाइव, राइट? सो अब ये कांस्टेंट कैसे मेंटेन कर पा रहे सारा इंटरनल बॉडी का जो एनवायरनमेंट है, जिसे हम बॉडी टेम्परेचर बोले या कुछ भी, ठीक है. सो उसके बारे में बात करते हैं. सो दिस कॉन्स्टेंसी could be in terms of optimal temperature and osmotic concentration of body fluids. तो ये
कॉन्स्टेंसी कैसे मेंटेन हो रही है, कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट इनसाइड द बॉडी कैसे मेंटेन हो रहा है। तो एक तो है विद द ऑप्टिमल टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर है बॉडी का वो कांस्टेंट रह रहा है उनके बॉडी के अंदर। दूसरी चीज है ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जो भी है बॉडी फ्लूइड्स का वो भी मेंटेन हो रहा है। तो ये दोनों चीजों में मास्टरी पाने के बाद कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो इजीली सर्वाइव कर पाते हैं कोई भी चेंजेबल एनवायरमेंट में, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स शुड ट्राई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल एनवायरमेंट कॉल्ड होम्योस्टेसिस। तो ये डेफिनेशन है और इसके बेसिस पे आपको एक एमसीक्यू भी इस लाइन में से पूछा जा सकता है दैट द ऑर्गेनिज्म ट्राइज टू मेंटेन देयर कांस्टेंट इंटरनल बॉडी एनवायरमेंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डैश। 4 आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो कि बॉडी टेम्परेचर इनसाइड है वो कंटिन्यूस मेंटेन रहता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस, ठीक है। तो इस तरह से आपको एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। सो डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस दैट टेंड टू अपसेट इट्स होम्योस्टेसिस। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो एनवायरमेंटल में चेंजेस, ये बॉडी के अंदर का टेम्परेचर है वो कंटिन्यूस मेंटेन करते हैं, जिसे बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ओके, सो दैट इज हाउ दिस ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव वेरी इजीली। नेक्स्ट है humans can maintain their body temperature artificially also. So the same way जैसे कि हम humans maintain करते body temperature, the same way animals can also maintain their body temperature, right? But one benefit is with us that we can use artificial things as well. So as you all know, जैसे कि humans है वो higher order animals है, right? We are ultimately animals but higher order animals. So we have a ultimate development of brain. So we can find, we can research, we can construct many things artificially जो कि हमें सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। बट जैसे एनिमल्स वगैरह ऑर्गेनिजम्स वगैरह के पास तो ये है नहीं, उनके पास जो भी है वो नेचुरल चीज ही है, दे कैन नॉट डू आर्टिफिशियली एनीथिंग टू सर्वाइव, राइट। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें देन ह्यूमंस कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर आर्टिफिशियली ऑल्सो, जैसे कि लाइक व्हेन इट इज फ्रीजिंग कोल्ड आउटसाइड they can use heater or stay at home, or in summer they use air conditioners but animals can't do that, right? तो जैसे कि आपको पता ही, अगर हमें बहुत समर है, बाहर बहुत धूप है, गर्मी है, तो हम क्या करते हैं, कार में, घरों में एयर कूलर से, कंडीशनर से वगैरह हम यूज कर लेते हैं, है ना। या तो फिर बाहर नहीं जाएंगे, घर के अंदर रहेंगे तो गर्मी थोड़ी कम लगेगी, राइट। तो ये हम चीजें आर्टिफिशियली कर सकते हैं बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, बट एनिमल्स कैन नॉट डू दैट। उनके पास तो ये प्रॉपर ऐसे बंधा हुआ घर भी नहीं होता है ना, तो वो खुले में ही रहते हैं। अनदर थिंग, ना ही उनके पास कूलर होता है, ना ही एयर कंडीशनर्स हैं, सो ये आर्टिफिशियल कोई भी चीज नहीं है, तो ऑब्वियसली उनको एक एक्सट्रीम लेवल पे बॉडी को मेंटेन करना पड़ता है नेचुरली ही, राइट, क्योंकि आर्टिफिशियल थिंग्स तो उनके पास है नहीं। सेम वे इन केस ऑफ समर, सेम वे इन केस ऑफ विंटर वी कैन से। तो अगर बाहर ठंड है बहुत, राइट, तो हम क्या करते हैं, गर्म कपड़े वगैरह पहन लेते हैं, हीटर है वो ऑन कर लेते हैं, कार हो, घरों में वगैरह, राइट। बट ये एनिमल्स क्या करेंगे, अगर बाहर ठंडी भी है तो उनके पास तो कोई ऐसे एक्स्ट्रा गर्म कपड़े थोड़ी होते हैं, है ना। या तो उनके पास ऐसा घर भी नहीं है कि जहाँ पे जाके वो छिप सके तो कम लगे उनको ठंडी, या तो फिर उनके पास ना ही हीटर है। सो हाउ दे कैन मेंटेन इन द विंटर बॉडी टेम्परेचर। तो उसमें ये लोग किस तरह से बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन करते हैं, वेदर इट इज समर और विंटर, इट मीन्स वी कैन से तो वेदर द टेम्परेचर इज कोल्ड और हॉट, दिस काइंड ऑफ एनिमल्स हाउ कैन सर्वाइव एंड हाउ कैन मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ओके, सो we can ask the question that how other animals, it means organisms, survive in extreme conditions. So the answer is by following ways. So they regulate, they migrate, they conform and they suspend. Now what are these 4 words? So these are the whole subtopics, 4 subtopics है, जिसमें से आज हम पहले 2 है वो कवर करेंगे, regulate and migrate. So in case of animals what is regulate and in case of animals what is migrate, right? तो ये दोनों चीज़ों में ये अपना बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन करते हैं, इजीली सर्वाइव करते हैं। तो ये क्या है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स है वो इंक्लूड कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस
the conditions in which animals uses that condition and survive easily in extreme outer conditions. Okay, so let's see the first condition. It is regulate, or we can say the process. So it is a regulatory process. Okay, so points discuss करते हैं regulate में. So first of all, some organisms are able to maintain homeostasis by physiological or sometimes behavior also, means which ensures constant body temperature and constant osmotic concentration etc. तो पहले तो रेगुलेट में क्या वो रेगुलेट करते हैं ये सारे एनिमल्स है, तो एक तो उनके फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर चेंजेस से वो क्या करते हैं, अपने बॉडी का होम्योस्टेसिस, इट मीन्स कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन करते हैं. ठीक है, और दूसरी चीज कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है, उसको भी मेंटेन करते हैं. तो पहले तो रेगुलेट, यानी ये दो चीजें रेगुलेट करते हैं, एक तो है टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन. ये दो मेन चीजें हैं जो कि एनिमल्स है वो रेगुलेट करते हैं अपने बॉडी में, वेदर आउटसाइड is hot, cold, anything, but inside the body these two factors mainly regulated by the organisms, and this process is called homeostasis, right? Okay, next point dekhte hain. So all, we can say all birds and mammals and a very few lower vertebrate and invertebrate species are indeed capable of such regulation. तो ऐसा रेगुलेशन है वो कौन कौन कर सकते हैं? सो देर आर ऑल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, मैमल्स एंड कुछ फ्यू स्पीसीज ऑफ लोअर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट स्पीसीज. ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों चीजें मेंटेन इजीली कर पाते हैं. नाउ इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट द सक्सेस ऑफ मैमल्स इज largely due to their ability to maintain a constant body temperature and thrive whether they live in Antarctica or in the Sahara Desert. तो ये biologists का after the evolution, after the many research on the different organisms and their different habitats, they ultimately came to the conclusion that ये सारे organisms especially mammals हैं, उनका सक्सेस, यानी उनकी इतनी पीढ़ियां, उनकी इतनी जनरेशन से वो कैसे सक्सेसफुली सर्वाइव कर गए. तो इन लोगों का मानना है कि उसका मेन एक रीजन है जो कि है दे कैन मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. तो ये एक एमसीक्यू भी आपको याद रखना है, दैट हाउ व्हाट इज द सक्सेस ऑफ मैमल्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, या इन द अर्थ, इन द लिविंग बींग्स, व्हाटएवर. सो द आंसर इज they can maintain the constant body temperature. ठीक है, तो यही मेन चीज तो है, क्योंकि आपको पता ही है, मान लो अगर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है ना, तो या तो कुछ सपोज बढ़ गया टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर हो गया देन द नॉर्मल. सो क्या होगा कि जैसे कि हमारे बॉडी के डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनका स्ट्रक्चर है वो टूट जाएगा. क्यों? क्योंकि वो सिंगल मोनोमर से बने हुए होते हैं. जैसे कि प्रोटीन है तो वो अमाइनो एसिड से बना है, तो इन अमाइनो एसिड्स के बीच में से जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, एंड ड्यू टू दैट डिफरेंट सिंगल मॉलिक्यूल्स है सारे वो बिखर जाएंगे, अलग हो जाएंगे. उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पूरा प्रोटीन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. दैट अकर्स इन द हाई टेम्परेचर देन द नॉर्मल. नाउ व्हाट हैपेंस इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस देन द नॉर्मल टेम्परेचर. तो अगर मान लो कम हो गया टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा, ये प्रोटीन्स वगैरह जो है, एंजाइम्स वगैरह, वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे. दे कैन नॉट फंक्शनल. ठीक है, वो फंक्शनल नहीं रहेंगे, यानी वो काम नहीं कर पाएंगे. तो स्ट्रक्चर नहीं टूटेगा इन लोअर टेम्परेचर, बट दे फ्रीज, राइट, जम जाना जिसे हम बोलते हैं, तो वो जम जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे. सो ऑब्वियसली अगर फ्रीज भी हो गए देन ऑल्सो दे कैन नॉट वर्क. सो इन बोथ द कंडीशंस, नॉर्मल टेम्परेचर से अगर ज्यादा टेम्परेचर हो गया या तो कम हो गया, इन बोथ वे द प्रोटीन्स एंड अदर बायोमोलिक्यूल्स कैन नॉट वर्क, एंड बिकॉज ऑफ दैट the whole process and whole system of our body will be stopped. ठीक है, not in our body, in all living beings. क्योंकि ये सारे जितनी भी बॉडी की केमिकल रिएक्शंस वगैरह है वो बिकॉज ऑफ एंजाइम्स ही है, बिकॉज ऑफ हार्मोन्स ही है, बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स ही है अल्टीमेटली, राइट. तो मान लो यही चीजें नहीं बन रही है या यही चीजें प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, देन व्हाट हैपेंस, अल्टीमेटली द होल सिस्टम विल स्टॉप, राइट.
तो ये ना हो, इसके लिए सबसे पहला तो सर्वाइव करने के लिए मेन जो पर्पस होता है किसी भी लिविंग बीइंग का, वो होता है टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। देन कम्स द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। खाना पीना ये सब भी बाद में आते हैं। अगर बॉडी का टेम्परेचर है वो वेरी हो गया तो उधर ही वो पर्सन है वो मर जाएगा, दे कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, बिना खाने पिए शायद 2-3 दिन तक जिंदा रह भी पाए, बट अगर एकदम हाई बॉडी टेम्परेचर है या तो एकदम ही कम हो गया, क्योंकि सीधा ही ब्लड है, बॉडी फ्लूइड से वो सारा क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा तुरंत ही। अगर मान लो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा और अचानक से एकदम ठंडी है, बट बॉडी में ये मैकेनिज्म है वो खराब हो गई है टेम्परेचर मेंटेन करने की, तो क्या हो जाएगा, सारा ब्लड है वो एक ही बार में जम जाएगा। तो इट मीन्स विद इन 2 or 3 hours अ पर्सन कैन डाई और अ ऑर्गेनिज्म कैन डाई। तो बिना खाए पिए हम 2-3 घंटों में कहीं मर नहीं जाएंगे, बट अगर हमारा बॉडी है वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा है, देन 2-3 hours में फ्रीजिंग कंडीशन में हम लोग मर जाएंगे, या तो कोई भी ऑर्गेनिज्म भी मर जाएगा। ठीक है, सेम वे इन हाई टेम्परेचर ऑल्सो, सारे मॉलिक्यूल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अगर बॉडी है वो टेम्परेचर मेंटेन नेचुरली नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सो द मेन थिंग इज टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। ये भी एमसीक्यू हो सकता है, आपको याद रखना है कि टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू सर्वाइव इन एनी काइंड ऑफ लिविंग बींग्स। ओके, नाउ अगर हम बात करें नॉर्मल टेम्परेचर की, तो वो क्या होता है, सो वी इट मीन्स ह्यूमंस maintain a constant body temperature of 37 degrees Celsius. So this can be also MCQ, that what is the constant body temperature of a human being. So आपको 4 ऑप्शन से वो कोई भी दिए हों, आपको सिलेक्ट करना है 37 डिग्री। ये क्या है, सिंगल नंबर है 37 डिग्री सेल्सियस। अभी मान लो आपको रेंजेस दिए, तो कई बार आप लोग रेंज देखोगे तो रेंज होती है अराउंड 30 to 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपको ऑप्शन से वो रेंज में दिए हैं तो यू हैव टू चूज 30 to 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, 30 चाहे सेल्सियस टेम्परेचर हो या तो 37, उसमें हमारा बॉडी है वो प्रॉपर वर्क करता है। बट उससे अगर कम टेम्परेचर गया, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर की मैं बात करूं, या तो बढ़ गया, देन इट विल बी डिफिकल्ट टू मेंटेन द होल बायोकेमिकल प्रोसेसेस इनसाइड अवर बॉडी। ठीक है, तो एक रेंज अगर पूछी जाए या तो आपको कहीं भी आंसर देना हो या लिखना हो, देन इट इज 30 to 37 डिग्री सेल्सियस। But if one word answer they ask, then you have to choose 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपकी टेक्स्ट बुक का पॉइंट है, तो आपको यही फॉलो करना है आंसर। ओके, नेक्स्ट, इन समर व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर देन अवर बॉडी टेम्परेचर, इट मीन्स नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यानी 37 से ज्यादा टेम्परेचर होता है जब आउटसाइड बाहर एनवायरमेंट में, इन समर की हम बात कर रहे हैं, राइट। वी स्वेट profusely and the resulting evaporative cooling brings down the body temperature। ठीक है, तो ये एक एडेप्टेशन है, रेगुलेशन है हमारे बॉडी का, जिसे हम बोल सकते हैं क्या रेगुलेशन है। तो जब मान लो बाहर समर है, बहुत गर्मी है, ठीक है, यानी इसका मतलब बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, तो आर्टिफिशियल तो ठीक है हम ह्यूमन से वो कूलर यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, बट नेचुरली हमारा बॉडी क्या करता है, सो नेचुरली व्हाट हैपन्स, वी स्वेट। तो आपको पता ही है पसीना आता है, स्वेटिंग है वो होता है, राइट। तो ये स्वेटिंग क्यों होता है, जब हमें गर्मी होती है तो स्वेटिंग की वजह से क्या हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स है वो पोर्स में से स्किन पे ऊपर आ जाएंगे, और ऑब्वियसली अगर वाटर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, ये जो सरफेस है यानी स्किन है हमारी वो कूल हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगी, तो उसकी वजह से अंदर भी जो हीट पहुंच रही है बॉडी में वो भी कम हो जाएगी। So that is one kind of natural mechanism of our body to maintain the internal body temperature। ठीक है, तो एक ही है स्वेटिंग। अभी दूसरी चीज होती है जैसे कि थर्स्ट, यानी पानी पीने की तलब लगना, थर्स्ट जिसे हम बोलते हैं, राइट। तो ये भी ऐसा ही है कि पानी ज्यादा पियो, क्योंकि ये स्वेटिंग हो रहा है तो बॉडी में से वाटर लॉस हो रहा है, राइट। तो उसकी वजह से बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, जैसे हम डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं, समटाइम समर में हो जाता है, पानी है वो बहुत ही कम हो जाता है बॉडी में, तो उससे क्या होता है, थर्स्ट फील होती है हमें। सो ये थर्स्ट फील होना भी एक टाइप का एडेप्टेशन ही है, वन टाइप ऑफ रेगुलेशन ही है, जो कि हमारा बॉडी नेचुरली करता है। सेकेंडरी थिंग, ये स्वेटिंग, तो जैसे कि आपको पता है कोई भी गर्म चीज है, राइट, या कोई भी गर्म बर्तन है मान लो आप, तो उस पर पानी डाल दोगे तो वो ठंडा हो जाएगा। तो सेम में हमारी स्किन भी मान लो बहुत गर्म हो गई है, हमारी बॉडी बहुत गर्म हो गई है, तो उसको ठंडा करने के लिए हमारा बॉडी नेचुरली क्या करता है, उस पर ये वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, तो यानी कूलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये समर की बात है
कि कैसे बॉडी है वो नेचुरली रेगुलेट करता है टेम्परेचर को। तो विंटर की अगर हम बात करें, देन इन विंटर व्हेन द टेम्परेचर इज मच लोअर देन द 37 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर से अगर ज्यादा कम हो जाए टेम्परेचर विंटर में, देन वी स्टार्ट टू शिवर, शिवरिंग होती है ना, कंपन आना यानी बॉडी में। सो अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज विच प्रोड्यूसेस हीट दैट राइजेस द बॉडी टेम्परेचर। तो ये एक तरह की शिवरिंग फील करना यानी कंपन आना बॉडी में, तो वन काइंड ऑफ वो एक्सरसाइज ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। तो यानी जो पूरा बॉडी है वो मूवमेंट में आ जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हीट जनरेट होगी, और ऑब्वियसली हीट जनरेट होगी तो हमें थोड़ा वार्म फील होगा, राइट, जैसे कि एक्सरसाइज के बाद कैसे वार्म फील होता है। तो सेम वे ये शिवरिंग भी वन काइंड ऑफ एडेप्टेशन है, वन काइंड ऑफ बॉडी रेगुलेशन ही है, जिसकी वजह से बॉडी में टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। यानी अगर बाहर ज्यादा ठंडी है तो वी फील शिवरिंग, जो कि एक्सरसाइज की तरह उसे हम अगर मान ले तो बॉडी में हीट है वो जनरेट होती है, और उसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर है वो अगेन नॉर्मल हो जाता है। क्लियर? सो दिस आर सम एग्जांपल्स ऑफ रेगुलेशन इन समर एंड इन विंटर, जो कि बॉडी है वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, एंड दिस इज द लास्ट वन फॉर टुडेज। सो सेकंड है माइग्रेट। ठीक है, ओके, सो माइग्रेट मीन्स द organisms can move away temporarily from the stressful habitat to a more hospitable area and return when stressful period is over। तो माइग्रेट किसे बोलते हैं? तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं जो कि माइग्रेट करते हैं ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस, राइट। तो कोई बहुत ही ठंडी जगह है जैसे कि एंटार्क्टिका, और वहां पे विंटर सीजन है, ठीक है, तो एक तो ऑलरेडी ठंडा ही रहता है मौसम, उसमें भी विंटर है तो यानी और ज्यादा कूलिंग हो जाएगा। तो उस टाइम पे वहां के एनिमल्स है कुछ, उसमें एक ये एडेप्टेशन होता है माइग्रेशन का, तो वो माइग्रेट करते हैं यानी मूव करते हैं, तो अपनी प्लेस से कुछ थोड़ी वार्म प्लेस पे जाके वहां पे चले जाएंगे फॉर 3-4 मंथ्स, जब तक ये सीजन रहती है, जब तक ये मौसम है वो बहुत ही ठंडा रहता है। व्हेन दिस स्ट्रेसफुल कंडीशन इज ओवर, सो अगेन वापस वो अपनी जगह पे चले जाएंगे, तो उसे बोलते हैं माइग्रेटरी प्रोसेस। सेम वे डेजर्ट एरिया में भी ये समर में होता है, जैसे कि एक तो ऑलरेडी गर्म एरिया है, उसमें भी मान लो समर है तो और गर्मी बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे वहां के जो एनिमल्स वगैरह हैं, स्पेशली बर्ड्स, वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, यानी उस जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे थोड़ी कूल प्लेस पे। कब तक? जब तक वहां के उनके घरों के एटमॉस्फेयर में वापस नॉर्मल नहीं हो जाते, एटमॉस्फेयर चेंज नहीं हो जाता, तब तक वो दूसरी जगह पे रहते हैं। जब वैसे ही सारा नॉर्मल हो जाएगा, स्ट्रेसफुल कंडीशन ओवर हो जाएगी, तो वो वापस से चले आएंगे, तो उसे बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक है, लाइक अगर हम ह्यूमंस की बात करें, सो लाइक इन ह्यूमन एनालॉजी वी गो टू कोल्ड प्लेसेस इन समर। तो जैसे कि हम लोग समर में क्या करते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं ठंडे प्लेसेस पे, राइट। तो ये भी एक तरह का एडेप्टेशन ही तो है कि समर में हम कोई गर्म जगह पे नहीं जाएंगे, मोस्टली वी प्रीफर कोल्ड प्लेसेस, राइट, टू गो आउट। तो ये ह्यूमंस में है। तो सेम वे एनिमल्स भी ऐसे ही करते हैं, कहीं चले जाते हैं, वापस जैसे ही नॉर्मल हो जाएगी कंडीशन तो वापस आ जाएंगे। ठीक है, नाउ मेनी एनिमल्स, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो बर्ड्स ड्यूरिंग विंटर अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशंस टू मोर हॉस्पिटेबल एरियाज। तो आप लोगों ने देखा होगा कई जगहों पे बर्ड्स से वो बहुत सारे आ जाते हैं कोई सीजन में अचानक से, जो कि नॉर्मली वहां पे नहीं रहते हैं, बट सडनली यू विल फाइंड द थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स एट अ टाइम नियर द सी शोर्स और नियर द रिवर्स वगैरह। तो ये क्या है, ये माइग्रेटरी बर्ड्स है। तो वो जहाँ पे रहते हैं वहां पे कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस हो तो तब वो क्या करते हैं, कहीं दूसरी नॉर्मल प्लेसेस पे चले जाते हैं जो कि उनके लिए कंफर्टेबल है। स्पेशली ये बर्ड्स के केस में होता है, और ये बर्ड्स हैं वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स माइग्रेट कर सकते हैं, यानी दे कैन माइग्रेट अराउंड 3000, 4000, 7000 किलोमीटर्स ऑल्सो। तो इतना लंबा सफर करके इवन दे कैन चेंज द कंट्रीज, तो दूसरे कंट्रीज में से वो दूसरे कंट्री में ट्रांसफर कर सकते, इतना लंबा माइग्रेशन है वो करते हैं बर्ड्स। ठीक है, सेम वे इन केस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो, बट दे कैन नॉट माइग्रेट सच अ लॉन्ग डिस्टेंस
क्योंकि वो चल के जाते हैं, बर्ड्स हैं तो वो उड़ के जाएंगे आसमान में, तो उनको थोड़ा इजी रहता है लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना। सो बर्ड्स है वो तो बहुत ही ज़्यादा माइग्रेशन करते हैं, बहुत दूर तक माइग्रेट करते हैं, जबकि एनिमल्स इतना लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन नहीं कर पाते, बट दे विल डू। ठीक है, तो उसका एक अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो है एवरी विंटर द फेमस केवलादेव नेशनल पार्क इन भरतपुर राजस्थान होस्ट thousands of migratory birds coming from the Siberia and other extremely cold northern regions। तो ये एक एग्जाम्पल है जो कि हमारे इंडिया की बात हो रही है, राजस्थान में भरतपुर सिटी में केवलादेव नेशनल पार्क करके है, जो कि बर्ड पार्क है, नेशनल पार्क है। वहां पे एवरी विंटर कुछ बर्ड्स है, माइग्रेटरी बर्ड्स है, वो आते हैं। कहाँ से आते हैं? साइबेरिया से और अदर नॉर्दर्न रीजन्स जो कि बहुत कोल्ड रीजन है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो कोल्ड रीजन है, उसमें भी वहां पे विंटर चल रहा है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, और भी ठंडी बढ़ जाएगी। तो इन सच स्ट्रेसफुल कंडीशन दे कैन नॉट सर्वाइव देयर, क्योंकि उनकी अभी जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बर्ड्स एनिमल्स में कोई सिंथेटिक एडेप्टेशन तो है नहीं, आर्टिफिशियल एडेप्टेशन तो है नहीं, जो भी है वो नेचुरल सिस्टम ही है उनके पास मेंटेन करने के लिए बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो अभी नेचुरल सिस्टम है वो इतनी ज्यादा भी वर्क नहीं कर पाती है अगर बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर वेरी करे। तो इन दैट कंडीशन व्हाट दे विल डू, सो दे विल माइग्रेट, क्योंकि अभी नेचुरली उनकी बॉडी के सिस्टम इतना ज्यादा टेम्परेचर है वो कोप अप करने के लिए रेडी नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो उस केस में क्या करते हैं, वहां से चले जाते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं। तो कहाँ पे आते हैं? सो ये एक एग्जाम्पल है राजस्थान में भरतपुर नेशनल पार्क का। ठीक है, सो ये भी एमसीक्यू हो सकता है आपका, जो थियोरेटिकल एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उसमें कि विच ऑफ द नेशनल पार्क इज अ होस्ट ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन राजस्थान। सो इट इज केवलादेव नेशनल पार्क। और आपको पूछ सकते हैं कौन से स्टेट में है ये केवलादेव नेशनल पार्क, और विच सिटी ऑफ द राजस्थान हैविंग माइग्रेटरी बर्ड एज ए गेस्ट। तो भरतपुर। तो कुछ भी आपको कोई भी तरह से पूछा जाए, या तो फिर दिस माइग्रेटरी बर्ड्स इन भरतपुर राजस्थान दे आर कमिंग फ्रॉम विच प्लेस, सो साइबेरिया एंड अदर नॉर्दर्न रीजन्स। तो कोई भी तरह से आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे, आपको ये आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एमसीक्यू। So this is all about the today's lecture and today's topic. In next lecture, we are going to cover two more aspect or two more regulation regarding the adaptation of survival of the species and organisms. ठीक है, तो ये दो हमने रेगुलेशन एंड माइग्रेशन देखा कि ये दो प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो चेंजेस करके अपने बॉडी में, एनवायरमेंट में, अपने घरों में वगैरह और अल्टीमेटली सर्वाइव करते हैं। और आपको ये याद रखना है कि मेन चीज क्या है सर्वाइव करने के लिए। मेन सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी लिविंग बीइंग को क्या मेंटेन करना है, सो उनको मेंटेन करना है बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये चीज तो मस्ट है एंड कंपल्सरी है। अगर ये नहीं हो पा रहा है, मेंटेन ही नहीं हो पा रहा है बॉडी टेम्परेचर, देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेस्ट। क्लियर? तो ये एमसीक्यू के लिए आपको, जैसे कि मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वर्ड्स, पीडीएफ फाइल में भी आप लोग देखोगे हाइलाइटेड वर्ड्स जो भी हैं अंडरलाइन किए हुए, वो आपको फॉर द एमसीक्यू पर्पस है वो ध्यान देना है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज फॉर थियोरेटिकल पर्पस, तो उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू प्रिपेयर। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर 2 more टॉपिक। ओके, थैंक यू।